सरकारी कर्मचारियों के लिए खास अपडेट है भैया। 8th पे कमीशन के तहत आपकी सैलरी बढ़ने में काफी अच्छा खासा समय लग सकता है और वो समय हो सकता है नवंबर 2028। नई डेट है सैलरी बढ़ने की नवंबर 2028, यानी कि ऑलमोस्ट 2029 ही मान लो आप। 2026 निकलने वाला है, कुछ महीने में 6 महीने में 26 निकल जाएगा, 27 निकल जाएगा, 28 निकल जाएगा, सैलरी बढ़ेगी 2029 से। सरकारी बाबू आराम आराम से काम करते हैं, तो जब सरकारी बाबुओं की सैलरी बढ़ाने की बात है तो जो सैलरी बढ़ाने वाले कमीशन गठन है वो भी अपना आराम आराम से करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए टाइमलाइंस, क्या क्या चीजें कब कब हुई, क्योंकि टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। और ये टाइमलाइन मैं आपको इस पे कमीशन का तो बताऊंगा ही, पिछले पे कमीशन का भी बताऊंगा, क्योंकि पिछले पे कमीशन के अगर टाइमलाइन हमको समझ में आते हैं और उन्हीं टाइमलाइंस को फॉलो अगर सरकार इस बार भी करती है तो हमको समझ में आ जाएगा कि कितना समय लगा था पहले और इस बार कितना समय लगेगा। क्योंकि एक और चीज मुझे लग रहा है कि पिछली बार जितना समय लगा था बढ़ने में, इस बार उससे ज्यादा लग सकता है। इसका भी लॉजिक बताऊंगा क्यों ऐसा कह रहा हूं। तो टाइमलाइन कुछ ऐसा है कि 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, ऑफिशियल गठन हो गया था भैया। ऑफिशियल गठन हुआ था 3 नवंबर 2025 को। ठीक, इफेक्टिव डेट कागज पर जो लिखा गया 1 जनवरी 2025 से, यानी कि इस दिन से नया पे कमीशन लागू हो गया है। सैलरी नहीं आई है इस डेट से, लेकिन पे कमीशन लागू हो गया है। यानी कि अगर 27 में, 28 में, 29 में जब भी सैलरी मिलनी चालू होगी, इस डेट से जो भी सैलरी बढ़ी हुई होगी आपकी, वो एरियर के फॉर्म में उस वक्त आपको जमा कर दिया जाएगा। लेकिन यहां भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरा ही साफ हो जाएगा कि भैया कुछ टुकड़ों में मिलेगा, किस्तों में मिलेगा, यहां भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यह भी क्यों कह रहा हूं मैं, ये भी आगे आपको समझाने वाला हूं। ठीक, अच्छा, इफेक्टिव डेट तो ये रहा। रिपोर्ट सबमिट की डेडलाइन, रिपोर्ट मतलब जो कमेटी बनी है, जो गठन हुआ है, वो सब रिपोर्ट बनाएंगे, अपना खर्चे का हिसाब किताब लगाएंगे और वो हिसाब किताब लगाने का समय दिया गया है 18 महीने। यानी कि 3 नवंबर 2025 से लेकर के 18 महीने अगर आप जोड़ लो तो होता है मई 2027, तब जाकर रिपोर्ट आएगी। यानी कि मई 2027 तक तो आप कतई सैलरी बढ़ने की उम्मीद नहीं ही कर सकते, क्योंकि रिपोर्ट ही मई 2027 में आएगी सर। और रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसको पढ़ेगी, समझेगी, मानेगी, नोटिफाई करेगी, या हेरफेर होगा, कुछ करेक्शन होगा, वो सारा कुछ होने आने के बाद तब कहीं जाकर के सैलरी नई वाली चालू होगी। इसलिए हकीकत में पैसा 2027 के बीच या आखिर तक या फिर 2028 भी जा सकता है। जैसा मैंने शुरुआत में बोला, नवंबर 2028। नवंबर 2028 ही मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी आगे हम बात करेंगे। इसका सबूत देखो इतिहास में, 7th पे कमीशन भी 2016 में इफेक्टिवली तब लागू हुआ था जब बहुत देरी हो चुकी थी। उसका अनाउंसमेंट, उसका गठन 2013 में हुआ था। 2013 से लेके 2016 यानी कि लगभग 3 साल लग गए, तभी हम नवंबर तक पहुंचे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि देखो 7th पे कमीशन हो, 8th पे कमीशन हो, इसमें देरी होना कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्मल है भैया। जैसे कहते हैं ना कि सरकारी बाबू में काम करने में हर जगह देरी होती है भैया, सरकारी बाबू आराम आराम से काम करते हैं। तो जब सरकारी बाबुओं की सैलरी बढ़ाने की बात है तो जो सैलरी बढ़ाने वाले कमीशन गठन है वो भी अपना आराम आराम से करेंगे। ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूं भाई, कोई बुरा ना मान जाना, लेकिन ये बात तो दुनिया मानती है ना कि सरकारी बाबू अपने स्पीड में काम करते हैं। अच्छा, सेक्शन 2, यूनियन डिमांड्स फिटमेंट फैक्टर की लड़ाई। देखो, फिटमेंट फैक्टर ही बेसिकली वो एक नंबर है, गुणांक है, मल्टीप्लायर है, जिससे आपकी पुरानी बेसिक पे को मल्टीप्लाई किया जाता है और उससे मल्टीप्लाई करके नई बेसिक सैलरी आ जाती है। अभी कम से कम जो बेसिक सैलरी है, जो सबसे लोएस्ट है, वो 18,000 रुपए बेसिक है। ठीक है, 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, यानी कि 2.57 इंटू 18,000 करके नई बेसिक बन सकता है। अगर फैक्टर 3.0 हो गया तो 18,000 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 54,000 रुपए बेसिक सैलरी हो जाएगी। अगर 3 हुआ फिटमेंट फैक्टर तो, अगर 4 हो गया तो 18,000 इंटू 4 72,000 रुपए हो जाएगी मिनिमम बेसिक सैलरी, अगर 4 हुआ तो। अब जो मांग है वो कई यूनियंस बेसिकली 3 से 4 के बीच फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं। यूनियंस कह रही हैं कुछ 3 रख दो, कुछ कह रहे हैं 3.5 रख दो, कुछ कह रहे हैं 4 रख दो। ठीक,
अब इसमें अलग अलग संस्थान है, जैसे बीपीएमएस है, आरएसएस से जुड़ा हुआ, ये सबसे ज्यादा मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं 4.0 करो फिटमेंट फैक्टर। उसके बाद एनसीजेसीएम, एआईडीईएफ, ये बेसिकली डिफेंस का संगठन है, ये 3.83 करने को कह रहे हैं। अगर ये हो गया तो 69,000 रुपये बेसिक सैलरी हो जाएगी। बाकी पोस्टल और पुराने जो है वो 3 से 3.25 के बीच करने को कह रहे हैं, ये डिमांड है। लेकिन एक्सपर्ट का अनुमान ये है कि सरकार जो देगी वो 2.25 से 2.5 के बीच आसपास फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। अब फिटमेंट फैक्टर का पुराना अगर इतिहास देखा जाए तो 5th पे कमीशन में जब पहली बार फिटमेंट फैक्टर आया था तो फिटमेंट फैक्टर 1.20 से 1.40 के आसपास रहा था। 6th पे कमीशन में 1.74 और 1.86 के आसपास रहा। 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर रहा, और इस बार भी 8th पे कमीशन में 2.57 रहने की उम्मीद है। लेकिन थोड़ा अगर ढंग से अभी आप डेटा जो आपको दिखाने वाला हूं वो डेटा देख के आपको समझ में आएगा 2.57 से भी नीचे सरक के सरकार यहां आ सकती है। 1.86 या 2 के आसपास फिटमेंट फैक्टर आ सकता है, अभी डेटा बताने वाला हूं। अब फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट कैसे होता है, ये जो गुणांक की हम बात कर रहे हैं ये कैलकुलेट कैसे होता है, बहुत सिंपल सा है। नया जो बेसिक है डिवाइडेड बाय ओल्ड बेसिक कर दो, फिटमेंट फैक्टर निकल गया। यानी कि 6 पे से 7th पे में जो नया पे कमीशन आया तो 18,000 डिवाइडेड बाय 7,000 क्यों लिखा है मैंने, 6th पे में जो मिनिमम सैलरी थी वो 7,000 रुपए थी मिनिमम बेसिक, 7th पे में जो मिनिमम बेसिक हुआ वो 18,000 रुपए हुआ। तो न्यू 7th पे का बेसिक डिवाइडेड बाय 6th पे का बेसिक 2.57 हो गया, यही फिटमेंट फैक्टर हो गया। ठीक, तो आप दोनों तरीके से ले लो, फिटमेंट फैक्टर को बेसिक से गुना कर दो तो नया वाला बेसिक आ जाएगा, या फिर ये फॉर्मूला लगा लो तो फिटमेंट फैक्टर निकल जाएगा। ठीक, तो दोनों तरीके से आपको जिसमें श्रद्धा हो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जरा फिस्कल रियलिटी भी समझ लो। फिस्कल रियलिटी का मतलब सरकार के पास पैसा है कितना, सरकार देना चाहे भी तो भी क्या पैसा दे सकती है या कितना पैसा दे सकती है। पहले तो ये समझो कि सालाना बोझ कितना आएगा सरकार पर सैलरी बढ़ने के बाद। तो ये डेटा है 3.7 से 3.9 लाख करोड़ के आसपास सरकार पर एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला है। जीडीपी के करीब ये 1.1% से 1.2% के आसपास है अगर इतना सालाना बोझ आता है तो। सेंट्रल का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो 2027 के लिए 4.4% है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है हमारी कमाई कितनी है और हमारा खर्चा कितना है। सीधी सी बात है, कोई आदमी अगर 25,000 रुपये महीना कमा रहा है और उसका अगर 30,000 रुपये खर्चा है तो फिस्कल डेफिसिट उसका हो गया, भैया डेफिसिट में चला गया वो। अगर कोई 25,000 रुपये कमा रहा है उसके खर्चे ही 20,000 रुपया हैं तो डेफिसिट में नहीं है। तो हमारा 4.4% का टारगेट है, मतलब हम फिस्कल डेफिसिट में हैं। और कितने परसेंट, ये टारगेट है 4.4%। लेकिन पे कमीशन लागू होने के बाद ये टारगेट 4.4 से बढ़ के 5% तक जा सकता है। मतलब हमारा खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा, हमारा जो बजट है वो और नेगेटिव में चला जाएगा 8th पे कमीशन आने के बाद। अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैं डरा रहा हूं, भैया ये क्या बात कर रहा हूं, हमारा पैसा नहीं पैसा बढ़ेगा सर, वो तो सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार कितना बढ़ाएगी। मैं तो डेटा बता रहा हूं आपको, अपने मन से कुछ नहीं, ये डेटा है आपके सामने जो रख रहा हूं, और इन डेटा के बेस पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार क्या एक्शन ले सकती है। ठीक, अगर पे कमीशन हुआ, लागू हुआ तो ये हो जाएगा। और जो राज्य होंगे, राज्य भी देखो सेंट्रल को फॉलो करते हैं, तो इन पर भी 2.3 से 2.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ आएगा। तो पंचलाइन ये है कि देखो, ईरान वॉर के बिना भी, अभी जो अमेरिका ईरान का वॉर हुआ, इसके पहले भी सरकार का गणित खराब था, बजट बिगड़ा हुआ था। लेकिन जब ये वॉर हो गया तो ये बजट और ज्यादा बिगड़ चुका है। अब ऐसे में आपके असली मुद्दे पर आते हैं। पिछला डेटा आपको दिखाता हूं, पिछला पे कमीशन में कितना समय लगा था, तो हमको समझ में आएगा इस पे कमीशन में कितना समय लग सकता है। 7th पे कमीशन की टाइमलाइन एक बार साफ देख लीजिए, पिछली बार भी कितना समय लगा था। पिछली बार अनाउंसमेंट हुआ था 25 सितंबर 2013 को, अनाउंसमेंट, जो इस बार नवंबर 2000 कब हुआ, 25 में। रिपोर्ट सबमिट 19 नवंबर 2015। इस बार रिपोर्ट सबमिट की डेट कब है, मई 2027। इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2016। अपना इफेक्टिव डेट इस बार क्या है, 1 जनवरी 2026।
ठीक है। कैबिनेट अप्रूवल 29 जून 2016 को आ गया। नई सैलरी चालू हुई जुलाई 2016 साइकिल, यानी कि असल में अगस्त में क्रेडिट हुआ था। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए। 19 नवंबर 2015 को रिपोर्ट सबमिट हुआ और अगस्त में क्रेडिट हुआ। जुलाई ही मान लो, जुलाई 2016 में क्रेडिट हुआ। यानी कि कितने महीने हो गए? 7 महीने और 2 महीने, 7 2 9 महीने। जिस दिन रिपोर्ट सबमिट हुआ उसके 9 महीने बाद सैलरी बढ़ी। अपना इस बार का रिपोर्ट कब में सब सबमिट होगा? मई 2027। तो मई 2027 से अगर आप 9 महीने लेते हो तो हम कहां चले गए? नवंबर नहीं गए, 2028 में गए। अच्छा, 2028 में तो चले गए, लेकिन मैंने शुरुआत में लिखा था नवंबर 2028। नवंबर 2028 क्यों लिखा था ये भी समझ लीजिए। अच्छा, एक बार फिर से कह देता हूं, ये कोई भाई पुख्ता कोई सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया, कहीं बता दिया, ऐसा नहीं है। ये मेरी एक छोटी सी मामूली सी कैलकुलेशन है पिछले डेटा के बेस पे। नवंबर 2028 मैंने इसलिए कहा क्योंकि पिछली बार भी अगर आप देखो 25 सितंबर 2013 से लेकर के जुलाई यानी कि अगस्त 2016 तक लगभग 3 साल लग गए सैलरी बढ़ने में, पिछली बार भी। तो इस बार चूंकि जनवरी 2025 में भैया वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है, ऑफिशियली गठन हुआ है, तो उससे अगर 3 साल अगर आप देखो तो नवंबर 2028 के आसपास आप चले जाओगे। 3 साल, और नवंबर 2028 का मतलब ही हो गया 2029। तो अभी से लगभग 4 साल, मोटा मोटी, पूरा तो नहीं। तो इसलिए मैंने 3 साल गिना भैया, क्योंकि पिछला भी 3 साल लगा था, इस बार भी 3 साल लगा था। अब यहां पे एक बड़ा सवाल यह है कि पिछली बार जो 3 साल लगे थे, ईरान यूएस का वॉर नहीं हुआ था उस वक्त। उस वक्त क्रूड ऑयल इस तरीके से उठपटांग तरीके से महंगे नहीं हुए थे। उस वक्त देश की सिचुएशन नॉर्मल थी। अभी देश की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। तो जब देश की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो सवाल उठता है, पिछली बार 3 साल लगे थे, इस बार 3 साल ही लगेंगे या 3 साल से ज्यादा भी लग सकता है? यह सवाल है, मुझे नहीं पता। ठीक है, यानी पिछली बार अनाउंसमेंट से पैसा हाथ आने तक 3 साल लगे, और यही पैटर्न इस बार भी हो सकता है। और इस बार पैटर्न क्या पता 3 साल से ज्यादा भी लग सकता है, मेरा सवाल है, मुझे नहीं पता। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि 3 कारण मैंने लिखे हैं कि क्यों 2027 में भी पैसा शायद ना आए। ध्यान से समझिएगा। पहला कारण यह है कि रिपोर्ट ही मई 2027 में आएगी, रिपोर्ट, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। दूसरा कारण है, पहले से 3.7 से 3.9 लाख करोड़ का बोझ था। ईरान वॉर ने सीएडी को 2.2% तक कर दिया, यानी कि बजट और ज्यादा हिल गया सरकार का। तीसरा कारण यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में डेफिसिट टारगेट मिस होने की पूरी आशंका है, यानी कि 4.4% से 5% तक जा सकता है। सरकार या कोई भी आदमी पहले क्या करेगा? पहले भैया पुराना छेद बढ़ेगा, तब नया खर्चा बनाएगा। तो सैलरी बढ़ाना सरकार का एक खर्चा है, लेकिन पहले जो नुकसान हो रखा है उसको पहले भरा जाने की कोशिश हो सकती है। ठीक, अब मोटा मोटी अगर आप समझो तो इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 है। जब भी सैलरी आएगी, एरियर्स यानी कि पिछला बकाया मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? असली सवाल यह है भैया, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पिछले पे कमीशन में तो मिला था, पिछले के पिछले में भी मिला था, इस बार एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह सवाल पैदा हो रहा है। सवाल क्यों पैदा हो रहा है? कहीं भी रिटन डॉक्यूमेंट में यह नहीं है कि एरियर मिलेगा ही। और एरियर पर पहले सवाल भी पूछा गया था, तो जवाब यह आया था कि देखेंगे। तो देखेंगे का मतलब क्या होता है? तो इसीलिए सवाल है कि एरियर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, एरियर पर सवाल उठने का एक कारण यह भी है कि सोचो 3 साल बाद जब आपको मिलेगा, तो 3 साल बाद यार एरियर का अमाउंट भी बहुत मोटा हो चुका होगा, और सरकार पहले ही घाटे में चल रही है। तो एरियर दे ना दे, या टुकड़ों में दे, किस्तों में दे, ये हमको नहीं पता, ये सरकार डिसाइड करेगी। तो इसलिए यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, यह सवाल है। समरी मोटा मोटी ये है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है, लेकिन 50 लाख कर्मचारियों के अकाउंट में पैसा आने में 2027 लग सकता है, 2028 भी लग सकता है, क्योंकि 27 की कोई गारंटी तो यहां दिख नहीं रही है। ठीक, तो ये थी भैया हमारी एनालिसिस। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। सरकार से आपको कोई सवाल है तो भैया ये वीडियो शेयर करके इतना शेयर कर दीजिए ताकि सरकार के पास भी पहुंचे,
आपके शेयर करते करते इतना घूमेगा ये वीडियो को, हो सकता है सरकार तक जाए और ये सवाल हो सकता है सरकार आपको जवाब देने को मजबूर हो जाए। ठीक है, बाकी एनएफओ के बारे में हमने आपको बता ही दिया, उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है, पिन कमेंट में भी डाल रखा है। अगर इन्वेस्टमेंट करने का आपका मन हो, आपका क्राइटेरिया फिट बैठता है इन्वेस्टमेंट का, तो आप उसको देख सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।